बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन। सब टाइम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक ऐसे बाप की कहानी है जो अब एक दुखी बाप है। मैं कहूँगी कि अब वो एक दुखी बाप है। इससे पहले वो एक जालिम बाप था, एक जालिम शौहर था, लेकिन अब वो एक दुखी बाप है। अपने बच्चों के दुख में वो घुल रहा है। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आप कभी कभी इतनी देर कर देते हैं कि फिर वापस पलटने का टाइम नहीं रहता। ये साहब जो है इनका नाम हम तारिक रख लेते हैं और तारिक साहब जो हैं उनकी ज़ौजा जो है उनका नाम हम नायला रख लेते हैं। और तारिक साहब ने अपनी कहानी बयान की है और इसमें वो ये कहते हैं कि मेरी तमाम मर्दों से दस्तबदस्ता ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अपनी औलाद जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी औलाद आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ खलूस के साथ रहे, तो आप उनकी माँ को भी इज़्ज़त दीजिए। क्योंकि अगर आप उनकी माँ को इज़्ज़त नहीं देंगे, उनकी माँ पर ज़ुल्म करेंगे या उनकी माँ को इग्नोर करेंगे या उनकी माँ पर कोई सौतन ले आएँगे, तो फिर आप याद रखिए कि वो बच्चे भी आपके नहीं रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस माँ ने उनको इस दुनिया में लाने की जो वजह बनी है, अल्लाह ताला ने जिसके पाँव के नीचे जन्नत रखी है, तो बच्चे मेजॉरिटी टाइम्स अपनी माँ से ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। और फिर अगर माँ किसी से राज़ी नहीं होती ना, तो बच्चों का दिल भी उनसे नाराज़ ही होता है। ये एक फैक्ट है। चाहे माँ ने अपने बच्चों को तवज्जो ज़्यादा दी हो, कम दी हो, आखिर में ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे माँ के ही होते हैं, बाप के भी होते हैं, बाप से भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक ऐसा बाप जो उनकी नज़रों के सामने उनकी माँ पर ज़ुल्म करे, तो बच्चे कभी भी ऐसे बाप को पसंद नहीं करते हैं। ये कहानी मेरे भाइयों के लिए है, तमाम मर्दों के लिए है जो समझते हैं कि उनका हक है दूसरी शादी कर लेना, उनका हक है औरत के साथ गुस्सा कर लेना। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को कैसा दोज़ख बना रहे होते हैं। क्योंकि बाद में जो समझते हैं कि शायद हमारी औलाद कभी हमें देखेगी, हमें पूछेगी, तो उनके साथ क्या होता है। ये कहानी तारिक साहब और नायला साहिबा की है। नायला जो है एक घरेलू खातून थी और तारिक साहब जो है वो एक बिज़नेसमैन थे। और तारिक साहब जो है उनका कारोबार बड़ा अच्छा था, बड़ा पैसा वग़ैरह रेल-पेल थी और अच्छी ज़िंदगी उनकी गुज़र रही थी। तारिक साहब की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन नायला अंदर ही अंदर घुल रही थी। नायला की ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं थीं जो एक औरत को ख़्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसे वो खुशियाँ दे, उसे तवज्जो दे, उसकी तरफ मुतवज्जह हो। नायला एक अच्छी खातून थी, नमाज़ी थी, परहेज़गार थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 बच्चों से नवाज़ा, जिनमें 1 बेटी और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी थी और उसके बाद 2 बेटे। और बेटियाँ जो बड़ी होती हैं वो और भी हसास होती हैं, माँ के ज़्यादा और करीब होती हैं, माँ के दर्द को महसूस भी करती हैं ज़्यादातर। अब क्या होता है कि नायला जो है वो अपने घर पर तवज्जो देती थीं, बच्चों पर तवज्जो देती थीं। अपने शौहर का भी ख़्याल रखती थीं, लेकिन शौहर जो है वो कहीं और लोगों का ख़्याल रखते थे और बाहर उनकी दोस्तियाँ थीं। बाहर अपने जॉब पे, अपने बिज़नेस पे वो उन्होंने सेक्रेटरी भी रखी हुई थीं। उसके अलावा भी उनके पार्टी फंक्शंस जहाँ होते थे, वहाँ उठने-बैठने में भी औरतों के साथ उनका मेल-जोल और दोस्तियाँ जो हैं वो रहती थीं। उनकी बहुत सी कहानियाँ घर में भी आ जाती थीं, जिस पर मियाँ-बीवी में लड़ाई भी होती थी। लड़ाई में वो फिर उसकी जो बच्चों की माँ है, उनको बुरा-भला भी कहते थे, गुस्सा भी करते थे, सख्ती भी करते थे, कभी-कभी हाथ भी उठा देते थे। नायला मार खाने के बाद कमरे में बैठ के रोती रहती थी, बेटी आके माँ को सहलाती थी और बाप से उसकी नफ़रत जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन तारिक साहब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब भी आते घर बच्चों को प्यार करना, उनको गोद में उठाना, उनका ख़्याल करना, उनके लिए चीज़ें लेकर आना। एक तरफ नायला जो किसी और की बेटी थी, उसके लिए उनके एहसासात बहुत ही ज़ालिमाना थे और एक तरफ उनकी अपनी बेटी सोफ़िया, उसके लिए उनके जज़्बात बिल्कुल और थे। अपनी बेटी से बहुत प्यार था उन्हें, बेटी में उनकी जान थी, बेटों से भी बहुत प्यार था, लेकिन बेटी से तो उन्हें बहुत ही मोहब्बत थी। बेटी जो है वो भी बाप से मोहब्बत करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब उसने अपने बाप का रवैया अपनी माँ के साथ देखा, तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। जब भी बाप उसे प्यार करता तो वो फ़ौरन कहती कि आपने अम्मी के साथ ऐसे क्यों किया? तो बाप उसे कहता था कि बेटा वो करती ऐसे है, लेकिन इस बात पर वो आहिस्ता-आहिस्ता बाप के साथ लड़ पड़ती थी। अब बाप जब वो लड़ती या उससे कोई बहस करती तो बाप गुस्सा दिखाता, वो चुप हो जाती क्योंकि बाप से डरती भी थी। अब बाप जो है वो समझता था कि शायद मैंने बच्चों को राज़ी कर लिया है, शायद बच्चे समझ गए हैं, मेरे बच्चों को समझ आ गई है, कोई नहीं। माँ जो है वो उस औरत को एक घरेलू सी औरत समझ के इग्नोर करता था। उसे बाहर की मॉडर्न औरतें अच्छी लगती थी। उसकी बीवी जो है पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी, सिर्फ़ 12 जमातें थी। बाहर वो उठता बैठता था जहाँ औरतों में साड़ियाँ पहनती थीं, वेल ड्रेस्ड होती थीं, खूबसूरत औरतें थीं। उसे वो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था और घर की सीधी-सादी नायला जो है वो उसको चुभती थी और उसे उससे अब उलझन होती थी। कभी वो उसके पास आके बैठती या उसके साथ कभी चाय पीने की ख़्वाहिश का इज़हार करती, तो इस पर भी वो कभी-कभी चिढ़ जाता था। ऐसे जैसे एक मजबूरी है, वो कहता है कि मुझे सच लगता था कि बस मुझे अपने बच्चों की वजह से इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जहाँ वो बिज़नेस कर रहा था, वहीं पर एक
खातून के साथ उसका बहुत मेल-जोल हुआ बिज़नेस के ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उस खातून के साथ इनकी दोस्ती बहुत बढ़ना शुरू हो गई। वो खातून स्लीवलेस साड़ियाँ पहनती थी, बहुत अच्छा मेकअप करती थी, बेहतरीन ज्वेलरी पहनती थी और ये चीज़ जो है उन्हें बड़ा फ़ैसिनेट करती थी। बीए उसने किया हुआ था, अंग्रेज़ी बहुत मुँह मरोड़-मरोड़ के बोलती थी और ये चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करने लग गई और उनको वो खातून बहुत पसंद आ गई। वो खातून जो कि पहले से तलाक याफ़्ता भी थी, उसके साथ उनका अफ़ेयर शुरू हो गया। अब ये अफ़ेयर जब शुरू हुआ तो उसके बाद तो उनकी बेतवजही अपनी बीवी की तरफ और ज़्यादा बढ़ गई और वो शामों को जो आते थे अब वो रात-रात देर-देर तक नहीं आते, बल्कि कई दफ़ा तो रात को भी ना आते। इस बात पर नायला जो है वो अंदर ही अंदर घुलना शुरू हो गई, बहुत रोती, शौहर से कभी लड़ती, कभी मार खाती, कभी कुछ और होता। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने जब उसे मारा तो बेटी जो है वो कमरे के बाहर से देख रही थी, दौड़ती भी आई, माँ के ऊपर गिर गई। बाप को मारते हुए बेटी को भी 2-4 हाथ लग गए, जिस पे उसे बड़ी तकलीफ़ भी हुई। बाद में वो कमरे से निकल गया। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को अपना कमरा अलग कर लिया और बिल्कुल उससे बोलचाल बंद कर दी। नायला आहिस्ता-आहिस्ता घुलना शुरू हो गई, बहुत रोती थी। वो कहते हैं कि उस वक़्त मैंने नोट किया कि मेरी बेटी ने मुझसे बिल्कुल बातचीत करनी छोड़ दी। जब वो मेरे पास मैं उसे आता बुलाता तो वो मुझसे दूर भागती और मैं इस चीज़ से तंग होता था। मैं अपनी बीवी से लड़ पड़ता था कि शायद तुम उसको पट्टियाँ पढ़ाती हो। तो वो कहती थी, वो देखती है कि तुम क्या ज़ुल्म करते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बच्ची जो है वो मेरे बुलाने पर, डाँटने पर आ तो जाती थी, लेकिन मैं अगर उसे प्यार भी करता या गोद में भी उठाता तो वो बिल्कुल मुझसे एक चेहरा दूसरी तरफ रखती और मैं चाहे जो मर्ज़ी भी कर लूँ, वो मुझसे इतनी बात नहीं करती थी, जो मुझे कभी तकलीफ़ देती थी। सिर्फ़ उसको दिखाने के लिए वो कहते हैं कि 1-2 बार मैंने उसकी माँ के साथ बैठ के चाय भी पी, जिसे देख के मुझे लगा कि उसके चेहरे पे थोड़ा-सा इत्मीनान था, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे देखकर फ़ौरन कमरे में घुस गई। कहते हैं कि मैंने कहा शायद टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैंने एक ऐसा बीज बो दिया था, जिसको अभी तनावर दरख्त बनना था। अब वो कहते हैं कि नायला बीमार रहना शुरू हो गई और कुछ अरसे के बाद नायला जो है उसका जब चेकअप कराया तो पता लगा कि उसको दिल का मसला है, उसके बायपास की ज़रूरत है, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई, कुछ शरियानें बंद हैं और ये तमाम चीज़ें। वो कहते हैं कि बच्चे बहुत परेशान थे, बच्चे रोते थे, मैं चाहता था कि नायला का इलाज हो जाए ताकि बच्चे जो है मुतमईन रहें, थी तो आखिर मेरे बच्चों की माँ। वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बायपास कराना है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो वैसे भी नहीं बचना, मुझे जो रोग लग गया है अब उस रोग का कोई इलाज नहीं। और मैं उसे कहता था कि अपने ये ड्रामे बंद करो और डाइजेस्ट वाली बातें मेरे सामने मत किया करो। और ये बात भी जब मैं उससे कर रहा था तो पीछे खड़ी मेरी बेटी सुन रही थी, जिसका मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं बड़ा ख्याल करता था कि जब मैं ये बात करूँ तो मेरी बेटी वहाँ पर ना हो। उसके बाद वो कहते हैं कि एक दिन मैं घर आया तो नायला जो है उसके पास कमरे में बच्चे रो रहे थे, हिला रहे थे उसे और मुझे पता लगा कि वो मर चुकी है। वो कहते हैं कि उससे ज़्यादा मुझे दुःख इस बात का हुआ कि उसे जब तकलीफ़ हुई तो मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोन नहीं किया। मेरे बच्चों ने हमसायों को बुलाया, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक नायला इस दुनिया से जा चुकी थी। ये बात जो है वो कहते हैं मेरी बेटी के दिल में कहीं बैठ गई। मेरी बेटी ने बोलना छोड़ दिया, खाना-पीना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो दुनिया की तरफ वापस ना आई। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो खातून जिससे मेरी दोस्ती थी मैंने उससे शादी की। शादी करके मैं उसे घर लेकर आया और उसका घर आना था, गोया मेरी बेटी पर कोई क़यामत सी टूट पड़ी। वो उसे इतना चीखी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना चीखेगी। वो जो बिल्कुल ख़ामोश रहती थी, डरी सहमी रहती थी। उसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद वो कहता है कि मैं डर गया। मैंने उसका दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर खामोशी थी। कहते मैं घबरा गया, मैंने उसका दरवाज़ा जो है वो तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बेटी ने अपने आप को अब ब्लेड से उसने अपने आप को काटने की कोशिश की और जो भी था और उसके बाद वो उसे कहते हैं कि हॉस्पिटल लेके गए और सब कुछ हुआ। कहते हैं कि मैं बड़ा डर गया था। मैंने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। मेरे बच्चे जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। तो खातून इस बात पे बड़ी नाराज़ भी हुई, लेकिन मैंने उसको एक अच्छा-सा फर्निश्ड फ्लैट ले दिया, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया और अपने बच्चों को उससे अलग रखा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने इसे छोड़ दिया है तो थोड़ी वो नॉर्मल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे बहुत कतराई हुई, मुझसे बहुत दूर-दूर थी। मैं बहुत डर गया था और मैंने तहैया कर लिया था कि मैं अब अपनी बच्ची की वेल-बीइंग के लिए सब कुछ करूँगा। अब मैंने घर ज़्यादा रहना शुरू किया। मेरी बीवी जो है वो मेरे से नाराज़ भी होती थी, लड़ती-झगड़ती भी थी, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान था। कहते हैं मेरी बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैंने बड़ी कोशिश की, उसने पढ़ना छोड़ दिया। स्कूल से कंप्लेंट्स भी आईं, वो कुछ पढ़ नहीं रही, टेस्ट नहीं दे रही, खाली पेपर पकड़ा देती है। यहाँ तक कि मेरी बच्ची को घर बैठना पड़ा। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि मेरी बच्ची बिल्कुल गुमसुम हो गई, बिल्कुल गुमसुम हो गई। उसके बाद वो कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की, आहिस्ता-आहिस्ता साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, उसको दुनिया की तरफ वापस लाया, लेकिन वो कहते हैं कि शायद उसके ज़हन में कहीं मर्द के लिए नफ़रत बैठ गई थी। अब वो नॉर्मल तो हुई, उसको मैंने प्राइवेटली मैट्रिक भी कराया, हर तरह से कोशिश की
اور آہستہ آہستہ میں اسے زندگی کی طرف، نارمل زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اب مجھ سے انتقام لینا چاہتے، اور اس انتقام کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ میرے وہم و گمان سے بھی اوپر کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے لیے مجھے بہت تکلیف ہوگی جن چیزوں سے، اور ان چیزوں کو اس نے کرنا شروع کیا۔ اس نے سگریٹ پینے شروع کیے، اس نے راتوں کو گھر سے باہر جانا شروع کر دیا۔ 2-3 بار میں نے اسے مارا پیٹا، اس کے بعد میں نے پیار سے سمجھایا، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایسی ڈھیٹ ہو جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسے برا بھلا کہتا تھا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جب میں نے اسے تھپڑ لگایا اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بتا رہی ہے کہ دیکھو جو کر سکتے ہو کر لو، میں تو ایسی ہی رہوں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے کوشش کی میں اس کی شادی کر دوں، منگنی کرنے کے لیے بہت سے رشتے دیکھے، آخر کار ایک لڑکا پسند آیا۔ میں نے کوشش کی میں اس کو راضی کر لوں، یہ مانی نہیں۔ پر میں نے اس کو کہا کہ کل تمہارا نکاح ہے، کیوں مجھے لگتا تھا شاید یہی آسان طریقہ ہے، خاموش رہی۔ میں سمجھا خاموش ہے تو شاید یہ میری بات مان گئی ہے۔ لیکن اگلے روز جب یہ سارا فنکشن تھا، میں اس کی دوست کو بھیجا کمرے سے اس کو لے کر آؤ تیار کرنے کے لیے، ڈریس اور سب چیزیں اس کو دے دی تھیں۔ وہ پارلر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ کمرے میں گئی تو پتہ لگا وہ کمرے میں نہیں ہے، اور اس نے وہاں پر ایک خط چھوڑا تھا، گڈ بائے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا، انتہائی شرمندگی۔ ایک بار پھر سے اس نے مجھے سزا دینے کی کوشش کی، سب لوگ چلے گئے، بڑا لعن طعن ہوا، بے عزتی ہوئی۔ 2 دن کے بعد وہ واپس آ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی، لیکن وہ خود ہی واپس آ گئی۔ میں نے پھر اسے ڈانٹا، برا بھلا کہا، کوسا، اور اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، اور مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ مجھ سے انتقام لے رہی ہے۔ میں نے سوچا میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو اس نے اور عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ اب اس نے بہت ہی عجیب سا لباس پہننا شروع کر دیا، مردوں کی طرح چلنا، مردوں کے انداز میں بوائے کٹ کرا لیے، اور ہر طرح کی چیز۔ اور مجھے اس کے انداز سے کچھ اور ہی لگنے لگا۔ جب میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دن میں نے اس کو منہ پر 3-4 اکٹھے تھپڑ مارے، اور وہ مسکراتی رہی اور کمرے میں چلی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ وہ مجھ سے انتقام لے رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی پر ذرا سختی کرنی شروع کی، نظر رکھنی شروع کی۔ میری بیوی جو ہے میری ان چیزوں کی وجہ سے مجھ سے اتنی متنفر ہوئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ہمارے درمیان سیپریشن ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہی جو میری بیٹی ہے، جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کو اس کے حال پہ تو چھوڑا ہے، لیکن میں اس پہ نظر بہت رکھ رہا ہوں، تو پھر ایک دن اس نے ایک لیٹر چھوڑا اور گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے نکلی ہے، میں نے تو دروازوں کو باہر سے لاک تک کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ لیٹر لکھ کے کیا غائب ہوئی۔ لڑکی کی عمر صرف 17 سال تھی، اور 17 سال میں وہ کہتی ہے کہ میں وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور میرے خیال سے یہی آپ کے لیے میرا بہترین انتقام ہے۔ میں اب زندگی اپنی دوست ڈیش کے ساتھ گزاروں گی، یعنی کہ لڑکی کے ساتھ، اور وہی میرا شوہر ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے خبر میرے اوپر گری جیسے کوئی میرے سر پر کوئی بم پھٹا ہو۔ اور اپنے 2 بیٹوں کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بھی کوئی اس سے کم نہ تھی، وہ بہت ہی ریبیلیس ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی راتوں کو باہر رہنا، اور جبکہ وہ اس سے چھوٹے تھے، لیکن 2-2 سال دونوں چھوٹے تھے، لیکن وہ بھی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ میرے چھوٹے بیٹا جو ہے اس کو اسکول میں ڈرگس کے اوپر پکڑا گیا، اس کے اسکول میں اس کے بیگ میں سے نکلے۔ اس کے بعد اس کو اسکول سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو بڑی کوشش کی اور بڑے عام سے ماٹھے سے اسکول میں اس کو ڈالا، وہاں بھی وہ پڑھ نہ پایا، اور میرا بیٹا جو ہے وہ آج او لیولز بھی نہیں کمپلیٹ کر سکا۔ او لیولز میں ایڈمیشن تو ملا، لیکن او لیولز کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے، دوسرا بیٹا ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹربڈ رہا، اور اس کے بہت سے ایشوز ہوئے۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو اسے دکھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ دوائیوں پر آ گیا۔ اور ایسا وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ جو سب کچھ دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف نائلہ کو جو تکلیف دی ہے اس کی مجھے سزا ملی، لیکن سزا تو نائلہ کے بچے بھی بھگت رہے ہیں۔ پر وہ کہتے ہیں کہ کاش میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا کرتا۔ میری بیٹی جو ہے وہ کیا بن گئی، بھاگ گئی گھر سے۔ میرا ایک بیٹا جو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی دواؤں کے زیر اثر رہتا ہے، میرا دوسرا بیٹا جو او لیولز تک نہیں کر سکا۔ ان کا باپ جو باہر سے پڑھا ہوا تھا، اتنا بڑا بزنس مین تھا، لیکن اپنے ایک بھی بچے کو سنبھال نہیں سکا۔ میں کہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا، اس بات کو اگر سمجھ لے، میرے والد ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اگر خوش رہنا چاہتا ہے، کیونکہ جب اس کی بیوی خوش ہوگی نا تو اس کی زندگی کو گل و گلزار بنا دے گی، پھر اس کے بچے بھی اس کے ہیں، اس کا گھر بھی اس کا ہے،
सिर्फ़ एक बीवी को राज़ी रखना, बीवी को राज़ी रखना मुश्किल काम नहीं है, खुदा के लिए। ये जो आप बहुत सी टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ और चीज़ें देखते रहते हैं, अजीब-ओ-गरीब ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन के दिल बड़े नाज़ुक होते हैं। उनको प्यार-मोहब्बत चाहिए, थोड़ी-सी तवज्जो चाहिए और उसके बाद देखिए कि वो आपकी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना देंगी। वो जो हर वक़्त चीखती हैं या वो हर वक़्त आपको ज़िद करती हैं, उसकी वजह ही ये होती है कि उनको वो मोहब्बत नहीं मिली होती, उनको वो तवज्जो नहीं मिली होती, जिसकी वजह से वो ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस स्टोरी से ज़रूर सीखिए मेरे भाई। जो दूसरी शादियाँ कर लेते हैं, बच्चों की माँओं का जो ख़्याल नहीं रखते, आप यकीन मानें, वो अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से जहन्नुम बना लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।